तो पिछला जो हमारा क्लास हुआ उसमें हमने कंप्लीट कर लिया हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। हमने कंप्लीट किया था सबसे पहले एयर, फिर हमने कंप्लीट किया वाटर और फिर हमने कंप्लीट कर लिया सॉइल। हमने देखा कि सॉइल कैसे बनती है। हमने देखा कि सॉइल वाकई में जो रॉक होती हैं वो टूटती हैं, ब्रेक करती है और ब्रेकिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कई सारे फैक्टर, जिनमें खास तौर पे हमने बात किया सनलाइट से रॉक टूटती है, विंड से भी रॉक टूटती है, वाटर से भी रॉक टूटती है और कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, खास तौर पे प्लांट की रूट है, लाइकेन था, उससे रॉक धीरे धीरे पाउडर में कन्वर्ट होती हैं और वो पाउडर कहीं ना कहीं आगे चलकर सॉइल बनाता है। तो रॉक का टूटकर सॉइल बनाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है वेदरिंग प्रोसेस। ये हमने आपको बता दिया था। और ये अभी जो रॉक के पार्टिकल्स हैं इनमें अभी बहुत कुछ मिक्स होना है तब जाकर ये सॉइल बनती है। ये तो रॉक के पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, हाँ, जो लगातार मिनरल्स को रिसाइकलिंग करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, वो इसमें होना चाहिए। इसमें ह्यूमस होना चाहिए, हाँ, जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो उसमें गल गल कर काला काला सा कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। इसमें मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। एक्चुअली जब रॉक टूटी थी तो रॉक के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, वो भी इसमें मिक्स होते हैं। तो इस तरह से सॉइल इज ए मिक्सचर जिसमें होता है कुछ मिनरल्स होते हैं, रॉक पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, ह्यूमस भी होता है, तब जाकर ये सॉइल बनता है। और सॉइल बनने में बहुत समय लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस नेचर में ये जो सॉइल बनी है जो हमको दिखती है, इसको बनने में लाखों साल लगे हैं। अब इतना इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज जिसको बनने में इतना समय लगता है, कहीं ना कहीं हमारी गलती से क्या होता है, ये लॉस्ट हो जाता है। जैसे नदियाँ जब पानी लेके जाती हैं तो नदियों के किनारे से सॉइल पानी में घुलती है और वो पानी के साथ जाके फाइनली समुद्र में चली जाती है। अब देखिए रॉक जो आपका यहाँ जो सॉइल बना था उसके ऊपर पेड़ पौधे डेवलप हो रहे थे। अब वो सॉइल अगर पानी में बह के अगर चली जाएगी, हमारे काम नहीं आएगी, तो ये एक तरह का लॉस है हमारे लिए। ऐसे ही कई बार हम देखते हैं कि जब तेज हवा चलती है तो एक जगह के ऊपर जो सॉइल पड़ी है वो तेज हवा चलने के कारण उड़ जाती है और जिससे यहाँ की रॉक निकल आती हैं, यहाँ की जो सॉइल है वो रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टॉप फर्टाइल सॉइल है जो बनती है वो कोई भी कारण से, या तो फास्ट ब्लोइंग वाटर से, हाँ, या फिर विंड से, ये हवा जो है तेज चलने वाली वो किसी भी सरफेस से सॉइल को रिमूव कर सकती है और रिमूव कर देगी तो उस जगह पर केवल नीचे रॉक निकल जाएंगे, वहाँ पर पेड़ भी नहीं लग पाएंगे और वो हमारा जो सॉइल बना था वो लॉस्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरोजन। इसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। इरोजन मतलब रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर एक जगह की टॉप फर्टाइल सॉइल किसी भी कारण से रिमूव होकर कहीं और चली जाती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर जमीन के ऊपर जो रॉक सरफेस के ऊपर जो सॉइल मौजूद है ये यहाँ से लॉस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर रहेगा तो ही तो प्लांट यहाँ डेवलप होंगे, इनकी रूट यहाँ डेवलप होंगी। नीचे तो रॉक ही है, ध्यान देना, ऊपर ऊपर का जो रॉक है वो टूट के पाउडर बना था, वही सॉइल बना था।
अगर ये रिमूव हो गया, किसी ने पानी से बहा दिया या ये खराब हो गया, तो फिर ये सॉइल इस जगह पर केवल रॉक निकल जाएंगी और यहाँ प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये सॉइल इरोजन कहीं ना कहीं नुकसान वाली प्रोसेस है जो हमारी सॉइल को रिमूव कर देती है और उस जगह को बंजर बना देती है। हाँ, बंजर मतलब नॉन फर्टाइल सरफेस आपको दिखाई देगी। तो सॉइल इरोजन को हम कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? अगर किसी जगह पर सॉइल इरोजन हो रहा है तो हम क्या करें? जैसे मान लीजिए एक ढलान वाली जगह है, एक ढलान वाली जगह है। अब इस जगह पर मान लीजिए बरसात का पानी जब गिरेगा तो पानी के साथ बहुत सारी सॉइल बह के चली जाएगी, तो इस जगह पर जो है वो पत्थर ही पत्थर निकल आएंगे, फिर पेड़ भी नहीं लग पाएंगे। तो हमको ढलान वाली जगह पर, खास तौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं, आपने देखा होगा कुछ सीढ़ी नुमा खेत बना लेते हैं, बीच बीच में स्टेप्स लगा देते हैं, ऐसे स्टेयर्स टाइप के आपने देखे होंगे। बीच बीच में वो सीढ़ी सीढ़ी सी बना लेते हैं। तो उनमें क्या होता है कि अगर यहाँ की मिट्टी जाएगी तो यहाँ रुक जाएगी, यहाँ की मिट्टी जाएगी तो यहाँ रुक जाएगी, थोड़ा सा वो मिट्टी को बचा के रखते हैं। तो जो स्टेप बनाते हैं ढलान पर, वो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि यहाँ की मिट्टी पूरी फ्लो ना कर जाए। अगर मिट्टी फ्लो करेगी तो इसमें जो मिनरल्स हैं, जो यहाँ ह्यूमस है, वो सब पूरा बह के चला जाएगा ना, फिर प्लांट कैसे डेवलप होंगे? तो इस तरह से सॉइल इरोजन को हमको रोकने के प्रयास करने चाहिए। सॉइल इरोजन कब ज्यादा होता है ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका रॉक सरफेस है, नीचे नीचे ये रॉक सरफेस है, और इसके ऊपर मान लीजिए ये खूब सारी सॉइल डिपॉजिट है। सॉइल की थिकनेस मान लीजिए इतनी आपके सॉइल ही सॉइल है इसके ऊपर। आप चाहते हैं कि ये सॉइल यहीं की यहीं बनी रहे, ये रिमूव ना हो। तो उसके लिए जरूरी है, पहली क्या कंडीशन है कि एक तो ये है कि सीधी बरसात की बूंद इस सरफेस को हिट नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्ट हिट करेगी तो यहाँ के पार्टिकल्स को वो लूज कर देगी और धीरे धीरे पार्टिकल्स लूज होके पानी के साथ बहकर जाना शुरू कर देंगे। एक तो सीधा डायरेक्ट हिट नहीं होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर कोई इन पार्टिकल्स को पकड़ने वाला होना चाहिए। उसके लिए सबसे बेटर एक ही तरीका है कि इस सरफेस पर अगर प्लांट लगे होते, बड़े बड़े प्लांट लगे होते या घास इस पे लगी होती, तो यहाँ पर इनकी रूट भी होती, इनकी रूट होती। रूट क्या करती हैं? रूट जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको जकड़ने का काम करती है, उनको पकड़ के रखती हैं, इनको बहने नहीं देंगी। इस तरह से ये रूट सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड कर लेती है अपने आप से। और दूसरा, जब तेज बरसात आती है तो पहले पानी पत्तियों पे गिरेगा, फिर पेड़ से धीरे धीरे नीचे गिरेगा, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनको लूज नहीं कर पाएगा। तो अगर आप सॉइल को कवर करते हैं, सॉइल को अगर आप कवर करते हैं प्लांटेशन से, तो प्लांटेशन से कवर करने से हमारा सॉइल इरोजन बहुत मात्रा में रुक सकता है। सॉइल इरोजन को रोकने का केवल एक ही तरीका है कि पूरी सरफेस को आप कवर कर दीजिए, या तो उसके ऊपर घास लगा दीजिए, पूरी सरफेस के ऊपर घास लगा दीजिए। घास लगाने से क्या होगा कि बरसात की बूंद पहले घास की पत्तियों पे गिरेगी और फिर नीचे बाद में जमीन पर पानी आएगा, और उनकी जो रूट्स हैं घास की, वो उन सॉइल पार्टिकल्स को बांध के रखेंगी ताकि वो सॉइल बह के नहीं जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर आप इस सॉइल को बहने से नहीं रोकेंगे तो समझिए कि ये सॉइल आपकी लॉस्ट हो जाएगी, फिर इस रॉक सरफेस के ऊपर प्लांट लगाना, खेती करना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमको सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के तरीकों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो केवल एक तरीका समझ में आता है, आवर लैंड सरफेस, आवर टॉप सॉइल सरफेस शुड बी कवर्ड बाय द प्लांटेशन। और प्लांटेशन दो तरह से मदद करता है, एक तो डायरेक्ट हिट को होने से बचाएगा, ड्रॉप सीधा जमीन के ऊपर नहीं गिरेगी, और दूसरा जो प्लांट की रूट है वो सॉइल को बांध के रखते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट आपका बचा हुआ था, इसलिए मुझे लगा मैं आपको ये पढ़ा देता हूं। इसको एक एक्टिविटी से भी हम समझ सकते हैं। आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई गई है। मान लीजिए दो इस तरह के हमने प्लेट लगाए हैं और दोनों को इस तरह से झुका के रखा हुआ है, थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन है, और
और इसमें हमने ऊपर यहाँ सॉइल भर दिया है। इस जगह पर क्या भर दिया? सॉइल भर दिया। और एक में हमने घास लगा दी, एक में हमने क्या लगा दिया? घास लगा दिया, इसको पूरा घास कवर कर दिया। और यहाँ से हम पानी डालते और यहाँ पर पानी डालते हैं। हम देखते हैं कि ये घास जहाँ लगी है वहाँ पर मिट्टी बहुत कम आती है बह के, और जहाँ पर हम पानी डालेंगे ये पूरा मिट्टी के ऊपर कुछ नहीं था तो पूरी मिट्टी निकल के नीचे आ जाती है। तो ऐसा करके बुक में एक एक्टिविटी, एक फोटो बना है, उसमें मालूम चलता है कि अगर प्लांट होते तो ये सॉइल रिमूव होके नहीं बहती, अगर प्लांट नहीं है तो सॉइल कितना स्पीड से ये बह जाएगी। तो सॉइल इरोजन को रोकने के प्रयास हमको करने चाहिए। प्रकृति में इतने समय में, इतने लाखों साल में जाके थोड़ी सी सॉइल बनती है रॉक के टूटने से, तो ये थोड़ा सा हमको इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। हम एक दूसरी चीज और देखते हैं आजकल, हम बहुत सारे केमिकल का स्प्रे करते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? बहुत सारे केमिकल का स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से क्या होता है? वो केमिकल जमीन में आते हैं, और जमीन में आते हैं तो यहाँ पर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मार देते हैं। अब सॉइल में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मरना शुरू हो जाएंगे तो फिर यहाँ मिनरल्स को रिसाइकलिंग कौन करेगा? डिकम्पोजिशन कौन करेगा? ह्यूमस कौन बनाएगा? तो ये कहीं ना कहीं एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम करते हैं। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो क्वालिटी है, उसको भी कम करते हैं। इसलिए हमको केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अगर सॉइल की क्वालिटी में कोई कमी होता है तो उसको हम सॉइल पॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको एक डेफिनेशन बताया था, कुछ भी ऐसी चीज ऐड हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज रिमूव हो जाए जिससे लाइफ प्रभावित होती हो, वो पॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या है? रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट, रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सॉइल, या एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेज विच हार्मफुल फॉर द लाइफ, हार्मफुल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो कुछ भी एडिशन है या रिमूवल होना है, मान लीजिए पूरा मिनरल्स इसके फ्लो होके चले गए तो ये सॉइल में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। ये सॉइल आपके पॉल्यूट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अगर मान लीजिए इसमें एक्सेसिव केमिकल आपने डाल दिए तो भी सॉइल खराब हो गई, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए बेचारे। तो सॉइल की फर्टिलिटी कई सारे फैक्टर से प्रभावित होती है। इसको हम सॉइल पॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अभी तक आपने एयर पॉल्यूशन पढ़ा था, आपने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा था, आपको सॉइल पॉल्यूशन भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सॉइल की कहानी खत्म होती है। अब हम बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करना। बायो जियो केमिकल साइकिल, देखिए 4 चीजों से बना है ये पूरा शब्द बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो मतलब होता है लाइफ, लिविंग। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग। जियो मतलब हमारा जियोग्राफी, हमारा जो लैंड सरफेस एरिया है, हमारा एनवायरनमेंट है, हम इसमें लैंड, एयर, वाटर सब चीज शामिल कर सकते हैं। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? नदी, पहाड़, समुद्र, यही सब तो पढ़ते हैं। तो लैंड, एयर, वाटर। और आप अगर इन तीनों को आप थोड़ा कलेक्टिवली बोलें तो एक्चुअली ये क्या बना रहे हैं? हमारा एनवायरनमेंट बना रहे हैं। हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें लैंड, वाटर, एयर है। ये लाइफ हो गया बायो। जियो मतलब हो गया हमारा जो सराउंडिंग एरिया है जिसमें हवा, पानी, जमीन सब कुछ मौजूद है। केमिकल, केमिकल में हम बात करेंगे कुछ मिनरल्स, खास तौर पे अगर हम मिनरल्स की भी बात करें तो केमिकल में होते हैं आपके, मान लीजिए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, वाटर, ये सब क्या है? ये सब केमिकल है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ केमिकल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। और साइकिल का मतलब होता है एक रिपीटेटिव प्रोसेस। कोई चीज जहां से चली घूम फिर के अगर वहीं पर आ जाती है तो उसको हम साइकिल बोलते हैं, साइक्लिक पाथवे हम उसको बोलते हैं। तो जो चीज जहां से चल रही है घूम फिर के वापस वहीं आ जा रही है तो ये क्या है? एक साइक्लिक पाथ है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में हमको क्या पढ़ना पड़ता है कि जब हम नेचर में देखते हैं
तो हमको कुछ केमिकल्स, कुछ क्या, हर केमिकल लाइफ से होते हुए हमारे सराउंडिंग में पहुंचता है और सराउंडिंग से घूमते हुए वापस लाइफ में पहुंचता है। लगातार वो मूव करता रहता है। तो इसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल के रूप में जानते हैं। इसको देखिए डिफाइन कैसे करते हैं, सीधा सिंपल, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग एंड लिविंग टू एटमॉस्फेयर। cyclic movement of chemical from living to non living क्या है आपका सराउंडिंग, और सराउंडिंग टू लिविंग, यही तो होता है। अभी भी समझ में नहीं आया? देखिए सीधा सिंपल बात, आप देखिए हम लोग लाइफ हैं, हम लोग नॉन लिविंग मतलब बाहर सराउंडिंग से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर आती है, ठीक है, और फिर हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन हमारे अंदर आई, ये ऑक्सीजन हमेशा हमारी बॉडी में रहेगी? नहीं, ये हमारी बॉडी से निकल के वापस भी जाएगी। क्या प्लांट ने जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया उसी की बॉडी में रहेगा? नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाएगा उसका। कोई भी केमिकल है, चाहे कार्बन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे वाटर है, चाहे फास्फोरस है, चाहे सल्फर है, ऐसे और भी कई सारे केमिकल हैं, वो लगातार बाहर से एक लिविंग की बॉडी में आते हैं और लिविंग की बॉडी से फिर से वापस वो अपने बाहर चले जाते हैं। साइक्लिक मूवमेंट होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लगातार एक जगह से चीज आएगी वहीं पर वापस पहुंच जाएगी। तो ये चीज जो एक मूवमेंट देखने को मिलता है, इन्हीं को हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं तो आपके और क्लियर हो जाएगा। हम यहां पर बात करेंगे नंबर 1 वाटर साइकिल की बात करेंगे। वाटर साइकिल, अब देखिए वाटर क्या हो गया, एक केमिकल हो गया। केमिकल एक साइक्लिक मूवमेंट में मूव करेगा, जिसमें से ये कहीं से आएगा, फिर लिविंग की बॉडी में जाएगा और लिविंग की बॉडी से फिर से वापस बाहर जाएगा और जहां से आया वापस कभी ना कभी वहां पहुंच जाएगा। हम साइक्लिक मूवमेंट देखेंगे पानी का। दूसरा हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन कैसे मूव करती है, कैसे साइक्लिक पाथवे में ये मूव करती है। हम नाइट्रोजन का भी बायो जियो केमिकल साइकिल इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कार्बन का, कि कार्बन कैसे मूव करता है। तो ये बस 3 का एग्जाम्पल आपके बुक में समझाया है। हालांकि ऑक्सीजन साइकिल भी आप पढ़ सकते हैं, सल्फर साइकिल भी पढ़ सकते हैं, वो हायर क्लासेज में हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास में मैं केवल आपको ये 3 केमिकल का साइक्लिक मूवमेंट समझाने जा रहा हूं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है? अपने आप में एक बायो जियो केमिकल साइकिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर साइकिल। तो एक जगह से कहीं से भी यात्रा शुरू करो पानी की और वापस उसको उसी जगह पर ले आओ, यही आपका वाटर साइकिल कहलाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा स्केच हम समझते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा स्केच आपके बुक में बना है, जैसा उसमें लिखा है, बिल्कुल आप वही रटिए, ऐसा नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो देखिए वाटर साइकिल कैसे चलता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। ये मान लीजिए इतना बड़ा एक विशाल समुद्र यहाँ पर है और फिर ये इधर लैंड सरफेस एरिया है, ये आपका लैंड है। तो यहाँ पर भरा पड़ा है पानी, ये पूरा पानी 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 इधर भरा पड़ा है। ये क्या हो गया, मान लीजिए समुद्र हो गया। कोई भी जगह जो भी है, ये समुद्र हो गया। मैंने एक जस्ट बताया। हमको यात्रा यहाँ से शुरू करना है। पानी जो है ये मूव करेगा, तो इसका होता है इवेपोरेशन। जब ऊपर से सनलाइट आता है तो सनलाइट इस पानी को गर्म करेगा तो ये पानी जो है भाप बन के ऊपर उठेगा। मैंने आपको रेन पूरा पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ऊपर जाके ये ठंडा होगा और कुछ ना कुछ पार्टिकल्स बनाएगा और बहुत सारा पानी हवा में तैर रहा है। और जब एक साथ ये पानी हवा में तैरता है तो यहाँ पर वाकई में क्या बन जाता है, ये एक क्लाउड जैसा बन जाता है।
ये क्या बन गया, क्लाउड बन गया। इधर से विंड भी चल रहा है, लैंड टू, ये सी टू लैंड मान लीजिए। तो ये क्लाउड जो पहुंचते पहुंचते यहाँ लगभग पहुंचा और यहाँ आकर थोड़ा और ऊंचाई पे जाएगा, मान लीजिए और ऊपर पहुंच गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ ड्रॉप बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ बरसात होना शुरू हो जाएगा। तो लैंड के ऊपर ये बरसात आ गई, इधर भी एक क्लाउड पहुंच गया तो इधर भी ये क्या कर रहा है, रेन कर रहा है। पानी कहां से चला, समुद्र से चला, कहां पहुंच गया, ये लैंड के ऊपर पहुंच गया और रेन के रूप में नीचे टपकना शुरू हो गया, जमीन पर पानी आ गया। अब देखिए जमीन पर पानी आने से क्या हुआ, कुछ यहाँ पेड़ पौधे थे, उन्होंने पानी को अपनी रूट की मदद से एब्जॉर्ब कर लिया, उनके पास क्या थी, रूट थी। अब आप देखिए कहाँ का पानी था और ये प्लांट की रूट से होते हुए प्लांट की पत्तियों में पहुंच गया, पानी लिविंग के अंदर आ गया, लाइफ के अंदर आ गया, आया ना। इस पानी को एक जानवर भी था, उस जानवर ने पानी पी लिया, ये उसकी बॉडी में आ गया। आप सोचेंगे सर कौन सा जानवर है ये, ठीक है जो भी है, लेकिन ये पानी उसने भी पिया और उसकी बॉडी में भी पानी आ गया, ठीक है। और जो पानी एक्सेस हुआ वो नीचे सीपेज हो गया, नीचे जमीन में चला गया, और जो अंदर रॉक हैं उन रॉक के ऊपर जाकर ये पानी डिपोजिट हो गया, अंदर रॉक के ऊपर ये पानी जाके डिपोजिट हो गया, ये अंडरग्राउंड वाटर बन गया। ऐसा ही तो हुआ, और भी ज्यादा बरसात हुई, वो फ्लो कर गया और फ्लो करते करते नदी बना ली, नदी फाइनली कहां जाके मिल गई, समुद्र में मिल गई। अब आप बताओ जो पानी जहां से चला था उसका कुछ पार्ट वापस वहीं पहुंच गया, ऐसा ही हुआ ना। रेन के रूप में गया, जमीन पे पहुंच गया, जमीन पे गया तो वहां की लाइफ के बॉडी के अंदर पहुंच गया। अब इनकी बॉडी में से देखिए प्लांट क्या कर रहे हैं, प्लांट ने ये जो इसके स्टोमेटा होते हैं वहां से भाप बन के पानी उड़ता है, लॉस होता है, इवेपोरेशन हो रहा है, सॉरी ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ट्रांसपीरेशन होता है ना। और अगर इस पेड़ को कोई एनिमल खा गया तो वो एनिमल की बॉडी में चला गया, मान लीजिए यहाँ कैटल है, कैटल ने पूरा पेड़ की पत्ती खा ली तो कैटल के अंदर पानी चला गया। अब इस एनिमल ने या तो यूरिन किया तो पानी बाहर आ गया, या फिर उसकी स्वेटिंग हुआ, पसीने आ गए, इसके पसीने आ गए तो पानी दोबारा हवा में चला गया, हवा से फिर से कभी ना कभी आएगा पानी नीचे जमीन पर। और ये जब मर जाएंगे तो इनकी बॉडी फिर से सूखेगी, इनकी बॉडी का पानी फिर से भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। और ये जो अंडरग्राउंड पानी गया इसको भी हैंड पंप लगा लिया आपने, मोटर लगा ली, फिर से दोबारा जमीन पर ले आए, फिर से पानी बाहर आ गया, फिर से वो आ गया, एनिमल की बॉडी में गया, प्लांट की बॉडी में गया। और फाइनली कहीं ना कहीं पानी लगातार हवा में जाता रहता है, लगातार हवा से आता रहता है, और ये समुद्र का पानी ऐसे जाएगा और घूम फिर के वापस वहीं आएगा। आपके दिमाग में कभी एक सवाल आया होगा कि सर अगर रोज समुद्र का पानी इतना भाप बन के ऊपर उड़ता है तो एक दिन समुद्र सूख जाना चाहिए, ड्राई हो जाना चाहिए, पूरा पानी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना पानी डेली वेपर बन के यहां से लॉस्ट होता है, क्लाउड बन के यहां से जाता है, उतना ही पानी रोज नदियां समुद्र में डालती हैं, समुद्र में रोज उतना ही पानी आता है। तो आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, यांगटीसी क्यांग, पता नहीं कौन कौन सी नदियां हैं, कितना पानी रोज समुद्र में डालती हैं, लेकिन समुद्र में कभी उबाल नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि वो एकदम बढ़ता जाएगा पानी और हमारी धरती को डुबो देगा, ऐसा कभी नहीं होता। भाई जितना पानी धरती के ऊपर पहले था आज भी उतना ही है, और ये पानी हमारी अर्थ से, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींच के रखती है, ग्रेविटी होने के कारण। तो ये कभी भी पानी हमारी अर्थ को छोड़ के तो नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो ये फ्रेश वाटर है, रेन में क्या होता है, फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर अगर ये रेन का पानी हमने सुरक्षित नहीं किया तो ये पानी दोबारा बह के समुद्र में चला जाता है, और समुद्र का पानी होता है सैलाइन वाटर। ये सैलाइन वाटर फिर हमारे कोई काम का नहीं होता। इसलिए हमको ये फ्रेश वाटर जो जमीन पे आया, जो बरसात से आया, इसको ही बचा के रखना है ताकि हमारा काम लगातार चलता रहे। कई जगह ऐसी भी हैं हमारी अर्थ पर जहां बरसात नहीं के बराबर होती है, वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। वहां पानी की इतनी कमी होती है कि अगर ऐसा हुआ
पानी अगर बरसात का हमने इकट्ठा नहीं किया तो फिर बेचारे लोग मर जाएंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे। तो इसलिए ये जो है वाटर साइकिल आपको ये थोड़ा समझने में मदद करता है कि वाटर हो गया केमिकल, ये केमिकल लगातार मूव करता रहता है, एक साइक्लिक पाथवे में मूव करता रहता है और समुद्र में कभी भी बाढ़ नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि समुद्र सूख जाएगा। जितना पानी इवापोरेट होता है उतना ही पानी रिवर उसमें रोज ड्रॉप कर देती हैं। तो एक साइक्लिक वे में पानी लगातार मूव करता रहता है। यही मूवमेंट को समझना, यही कहलाता है वाटर साइकिल। जो लाइफ में पानी आया वो लाइफ भी पानी लगातार फिर वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा, वो भी मूव करता रहेगा। तो इस तरह से वाटर साइकिल लगातार मूव होता रहता है। अगला हम बात करते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट आपका है नाइट्रोजन साइकिल। वो थोड़ा समझिए नाइट्रोजन साइकिल। समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बिल्कुल बुक आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझना चाहिए, फिर तो स्केच वगैरह सब आप आराम से बना लोगे। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, आप समझिए कि हम इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, यहाँ पर जानवर भी लगे हैं, जानवर लगे हैं। मान लीजिए ये घूम रहा है, जो कोई जानवर है, इसकी पूंछ है, इसका माउथ है, जो भी है। तो इस अर्थ के ऊपर ये सब मौजूद है, इसकी रूट्स हैं, यहाँ नीचे सॉइल है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये आता है कि नाइट्रोजन मिलता कहाँ है सबसे ज्यादा। तो नाइट्रोजन मिलता है हवा में, एयर में। एयर में कितना होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। किस रूप में होता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है, N2 गैस। ठीक है। अब ये जो केमिकल है नाइट्रोजन गैस जो है, ये नाइट्रोजन की जरूरत हमको हमारी बॉडी में रहती है। हमारी जो एनिमल की बॉडी है, वो एनिमल की बॉडी में खासतौर पे हमको प्रोटीन की जरूरत होती है। आपको याद आया प्रोटीन, हमको खाने के लिए प्रोटीन चाहिए, तभी हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। हमारी बॉडी की हर सेल में जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है ये हर सेल मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था। तो ये अगर सेल की मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए तो आपको जानना पड़ेगा कि प्रोटीन किस किस केमिकल से बनी है। प्रोटीन जो बनी होती है उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से। अब क्लास 9th में आपको अभी अमीनो एसिड समझ में नहीं आएगा, केवल इतना समझ लीजिए कि प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। मतलब इस एनिमल को नाइट्रोजन चाहिए, इस एनिमल को क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इसको कहां से मिलेगा, जब ये फूड खाएगा। और एनिमल का फूड अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेट फूड हमको मिलता है प्लांट से। इसका मतलब प्लांट अगर खाएगा तो इसको नाइट्रोजन मिलेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन एनिमल को कहां से मिला, क्या हवा की नाइट्रोजन यूज किया, नो, हवा की नाइट्रोजन को हम यूज नहीं कर सकते। हमको तो जितनी भी प्रोटीन चाहिए, जितनी भी नाइट्रोजन चाहिए, वो हमको मिलती है फूड से, और फूड आता है प्लांट से। बात समझ में आना चाहिए। इसका मतलब प्लांट के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, प्लांट के अंदर प्रोटीन मौजूद है, प्रोटीन है तो नाइट्रोजन है। भाई प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन बनती ही नाइट्रोजन से है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनती है प्रोटीन। तो इसका मतलब प्लांट के पास नाइट्रोजन है तभी तो एनिमल को प्रोटीन मिला। तो प्लांट को नाइट्रोजन कहां से मिला, क्या प्लांट नाइट्रोजन हवा से लेते हैं, आंसर आएगा नो। इनको नाइट्रोजन मिलता है जमीन से। इनकी जो रूट है, इनकी रूट एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजन को और उससे ये खुद बनाता है खाना। जब फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तब ये प्रोटीन बनाता है। आपने देखा होगा दाल जो होती है, हमारी पल्सेज जो होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। लगभग हर प्लांट प्रोटीन बनाता है। तो ये प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन कहां से आया, उसकी जड़ केवल एब्जॉर्ब करेंगी, सॉइल से आना चाहिए नाइट्रोजन। तो प्लांट की रूट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा सॉइल से नाइट्रोजन,
और सॉइल से जो एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन एक्चुअली वो NO3 या हम बात करें नाइट्रेट के रूप में ही प्लांट की रूट एब्जॉर्ब कर सकती है नाइट्रोजन को। नाइट्रेट नाम याद कर लीजिए। नाइट्रोजन अगर प्लांट को चाहिए तो सॉइल में क्या होना जरूरी है? सॉइल में नाइट्रेट का होना जरूरी है। नाइट्रेट चाहिए। नाइट्रेट जितना ज्यादा मिलेगा पेड़ उतना ही ज्यादा प्रोटीन बनाएगा, जितना प्रोटीन बनेगा उतना एनिमल के पास भी जाएगा, खुद पेड़ के पास भी रहेगा, क्योंकि पेड़ के अंदर भी तो सेल हैं, पेड़ को भी तो अपना प्रोटीन चाहिए। तो ये प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन मिलता है सॉइल में नाइट्रेट के रूप में। अब ये नाइट्रेट सॉइल में कहां से आया? हवा से ही आएगा। और कहां से आएगा भाई? सॉइल में कोई नाइट्रोजन बनाने की फैक्ट्री तो है नहीं, तो सॉइल में नाइट्रोजन कहां से आएगा? हवा से आएगा। अब हवा से कैसे आ सकता है? एक्चुअली आपने पढ़ा होगा सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट में। एक्चुअली वो अमोनिया गैस बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस। और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना ही कहलाता है नाइट्रीफिकेशन। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। बात समझने की कोशिश करना। कुछ सॉइल में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया गैस होती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जब ये अमोनिया बन गई तो इस अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करने वाले भी बैक्टीरिया होते हैं। इस अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करने वाले भी बैक्टीरिया होते हैं और यह प्रोसेस कहलाती है नाइट्रीफिकेशन। यह प्रोसेस क्या कहलाती है? नाइट्रीफिकेशन। तो कुल मिला के अगर सॉइल में ये बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो प्लांट को नाइट्रेट नहीं मिल पाएगा। अगर प्लांट को नाइट्रेट नहीं मिलेगा तो यहां प्रोटीन नहीं बनेगी। अगर ये प्रोटीन नहीं मिलेगी तो एनिमल को भी प्रोटीन नहीं मिलेगी, मतलब लाइफ मर जाएगी। हाँ, तो लाइफ को मेंटेन होने के लिए जरूरी है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में लाया जाए, उसको फिक्स किया जाए और उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाए। ये तो हो गया एक बायोलॉजिकल तरीका जो बैक्टीरिया करते हैं। बायोलॉजिकल तरीके से हवा की नाइट्रोजन यहां पे आती है। अभी लाने वाला काम हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक और क्या होता है, आप समझिए कि हवा में, अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, ये आपका सॉइल सरफेस हो गया, यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पर जानवर आपका मौजूद है। हवा में नाइट्रोजन है, हवा में ऑक्सीजन भी है, हवा में पानी भी है। ध्यान देना, ये सब कुछ है हवा में। जब क्लाउड में आपस में एक दूसरे को टकराते हैं तो लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कती है। क्या होता है? लाइटनिंग होता है। और लाइटनिंग होता है तो हवा में बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, एकदम से अलग से चड़ाक एकदम साउंड भी आता है। उस वक्त क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं ड्यूरिंग द लाइटनिंग प्रोसेस। और जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहां जब बरसात होती है लाइटनिंग के दौरान, तो पानी के साथ भी ये जुड़ जाते हैं। देखिए, नाइट्रोजन पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ी तो बना लिए नाइट्रेट आयन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन गए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर बनाते हैं HNO3 और वो बरसात के पानी के साथ नीचे आता है। हर बरसात के पानी में नाइट्रोजन आता है एसिड के रूप में। अगर एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जैसे हमने पॉल्यूशन में देखा था, तब तो हम उसे एसिड रेन बोलेंगे। लेकिन नॉर्मल अगर लाइटनिंग से नाइट्रोजन आ रहा है तो वो एसिड रेन नहीं है, बल्कि वो तो एक होने वाली आवश्यक प्रक्रिया है। आना ही चाहिए इतना। HNO3 आता है और सॉइल में आने के बाद HNO3 जो आया वो सीधा नाइट्रेट आयन बना लेता है। मतलब हवा की नाइट्रोजन सॉइल में आ गई ड्यूरिंग द लाइटनिंग। जब बिजली कड़कती है तब आता है नाइट्रोजन जमीन में। आपने देखा होगा कि एक किसान खेत में जब अपने कुएं से पानी डालता है तो पेड़ इतना अच्छा ग्रोथ नहीं करते,
लेकिन जब बरसात में बिजली कड़कती है और वो पानी जब फसल के ऊपर गिरता है तो फसल एकदम से ग्रीन हो जाती है और एकदम से ग्रोथ करती है। क्यों? क्योंकि उस बरसात के पानी में न होता है नाइट्रोजन, जो पौधों को ग्रो करने के लिए आवश्यक होता है। बात समझ में आ रहा है? या तो बैक्टीरिया लाएंगे हवा की नाइट्रोजन को जमीन में, या फिर इस तरह की प्रोसेस, जब लाइटनिंग होता है तब ये नाइट्रोजन जमीन में आता है। तो अब एक बार ये नाइट्रोजन अगर आ गया, प्लांट के अंदर आ गया, उसकी जड़ ने अगर एब्जॉर्ब कर लिया, तो यही नाइट्रोजन एनिमल को पहुंचेगा। ध्यान देना, एनिमल के पास कोई तरीका नहीं है कि वो हवा की नाइट्रोजन या जमीन की नाइट्रोजन को यूज कर पाए। वो उसको तो केवल फूड से ही नाइट्रोजन मिलने वाला है। तो एक बार ये नाइट्रोजन आ गया, कभी ना कभी ये पेड़ मरेगा, कभी ना कभी ये एनिमल भी मरेगा, और जब मरेगा तो इनकी बॉडी को कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे या कोई इनमें आग लगाएगा। तो इनके बॉडी में जो भी नाइट्रोजन है, जो प्रोटीन इनके अंदर मौजूद है, वो प्रोटीन जब टूटेगा तो वो नाइट्रोजन फिर से हवा में रिलीज हो जाएगा या जमीन में मिक्स हो जाएगा। या तो जमीन में मिक्स होगा, नहीं तो हवा में जाएगा। तो इस तरह से अगर सॉइल के अंदर नाइट्रेट मौजूद है, सॉइल में अगर नाइट्रोजन मौजूद है और पेड़ इसको यूज करना था, लेकिन गलती से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इस सॉइल की नाइट्रेट को भी हवा में वापस रिलीज कर देते हैं, नाइट्रोजन बना देते हैं। इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। जब ये बन रहा था तो नाइट्रिफिकेशन, लॉस्ट हो रहा है तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है। और एनिमल की बॉडी में और प्लांट की बॉडी में जो प्रोटीन मौजूद है, वो भी जब डीकम्पोज होती है तो फिर से नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो एटमॉस्फेयर में फिर से जाएगा, एटमॉस्फेयर का फिर से आएगा, जमीन से होते हुए प्लांट में जाएगा, प्लांट से एनिमल में जाएगा, फिर से ये वापस, जब ये मरेंगे तो फिर से वापस निकल जाएगा। इस तरह से इस साइक्लिक मूवमेंट, एटमॉस्फेयर से सॉइल, सॉइल से लिविंग, लिविंग से फिर वापस, और ये सॉइल का नाइट्रोजन जो आया वो भी वापस जाता रहता है, वो भी डीनाइट्रिफिकेशन होता रहता है। तो इस तरह से आप इसको अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो नाइट्रोजन हवा की है, इसको लाइटनिंग की बात करें, बिजली जब कड़कती है तो सीधा NO3 के रूप में आपको सॉइल में आ जाएगा। या फिर कुछ बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो वो इस नाइट्रोजन से क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं, और ये अमोनिया को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस है ये तो कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या कहलाती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया से नाइट्रेट बनाते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और यहां पर तो डायरेक्ट लाइट ये हो रहा है नाइट्रिफिकेशन, डायरेक्ट हो रहा है नाइट्रिफिकेशन। और एक बार ये नाइट्रेट सॉइल में आ गई और अगर कुछ बैक्टीरिया ने इसको वापस गैस में रिलीज कर दिया, लॉस्ट कर दिया, तो ये कहलाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। या फिर इसको अगर प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो प्लांट ने इससे बना लिया प्रोटीन, और प्रोटीन चला जाएगा एनिमल में, और एनिमल भी जब मरेगा और प्लांट भी जब मरेगा तो ये नाइट्रोजन फिर से रिलीज हो जाएगा। तो लगातार ये अंदर आता है और लगातार ये बाहर भी जाता है। ऐसा लगातार चलता रहता है, साइक्लिक वे में नाइट्रोजन मूव करता रहता है। प्लांट को अपनी ग्रोथ करने के लिए जो मिनरल्स सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए वो नाइट्रोजन ही होता है। सबसे ज्यादा प्लांट को नाइट्रोजन की ही जरूरत पड़ती है, और प्लांट अगर ये नाइट्रोजन यूज नहीं कर पाते तो हम भी बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बना पाते, सेल मेम्ब्रेन नहीं बना पाते, हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होने के लिए जरूरी है कि हमको प्रोटीन मिले, और प्रोटीन होने के लिए जरूरी है कि सॉइल में बहुत सारा नाइट्रेट मौजूद रहे। नाइट्रेट, ध्यान देना, प्लांट अपना नाइट्रोजन रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ही एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल आपका कंप्लीट होता है। एक और बचा है कार्बन साइकिल। एक और क्या बचा है? कार्बन साइकिल। वो भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। कार्बन साइकिल,
कार्बन साइकिल को समझने के लिए हमको थोड़ा नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा, तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।